हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसमें आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ अन्य कारणों की वजह से आगे के चैप्टर्स नहीं आए, लेकिन आगे के चैप्टर भेज देंगे हम कंटिन्यू। इसी बीच हमने आपके लिए सोल्यूशन तैयार किया है अनसॉल्व्ड पेपर का, है ना। किसका? अनसॉल्व्ड पेपर का सोल्यूशन तैयार किया है, जो कि आपको हम भेज रहे हैं, यानी क्लास 12th अनसॉल्व्ड पेपर 2020 सेट फर्स्ट 347 WA, ठीक है ना। ये है किसका? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का आप सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका सेट फर्स्ट है, ठीक ना। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सेट फर्स्ट किसका है? 2020 का सेट फर्स्ट है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस विलम्ब में। और आप देखिए, अनसॉल्व सॉल्व करने से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और इनके आंसर्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो पहला सेट सॉल्व होता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ग्रेफाइट है। क्वेश्चन है ग्रेफाइट है एक आयनिक, ऑप्शन पहला आयनिक ठोस, सेकंड है धात्विक ठोस, थर्ड है सहसंयोजी ठोस, और फोर्थ है आणविक ठोस। तो हमारा ग्रेफाइट क्या होता है, जिसका आंसर आपका थर्ड वाला सही है, सहसंयोजी ठोस होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन पहले का खा, यार समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी हैं, ठीक है ना। किन विलयनों के युग्म समपरासरी हैं, जिसमें आपको दे रहे हैं, ऑप्शन है आपका 1M NaCl तथा 1M Na2SO4। ये आपका सही नहीं होगा, क्योंकि NaCl एक धनायन, NaCl में एक धनायन एक ऋणायन है, और Na2SO4 में दो धनायन दो ऋणायन है। 1M यूरिया तथा 1M NaCl दूसरा ऑप्शन है। यूरिया आयनित नहीं होता, इसलिए समपरासरी नहीं होगा। 1M यूरिया तथा 2M MgCl2, इसमें भी यूरिया लगा हुआ है, कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक कभी भी समपरासरी वो आयनों में नहीं टूटते। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, वो आपका सही है। यहाँ पर होगा 0.1M CaNO3 का होल ट्वाइस, तथा दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.1M Na2SO4। ये आपका सही होगा, ठीक है। गा नंबर पर है, चार धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.5 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 3.34 वोल्ट और -0.76 वोल्ट दिए गए हैं। इनकी सक्रियता का घटता क्रम लिखना है, ठीक है ना। इनकी सक्रियता का हमें घटता क्रम लिखना है। तो इसमें क्या होगा, देखिए, घटता और बढ़ता क्रम, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, उसकी सक्रियता उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा प्लस में होगा, उसकी सक्रियता उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर घटता क्रम में देखेंगे तो माइनस में मान सबसे ज़्यादा किसका है? इसका है, B का। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, और ये होगा घटता क्रम में ऐसा चिन्ह बनाएंगे B, और उसके बाद में आपका ये वाला होगा, यानी कि D का, ठीक है ना। उसके बाद आपका D, क्योंकि माइनस में मान सबसे ज़्यादा इसका ही B का, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील B है, उससे कम क्रियाशील D है। और उसके बाद हम जाएंगे तो C आएगा, C की क्रियाशीलता, और सबसे कम क्रियाशील हमारा A है, क्योंकि A का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे ज्यादा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है, कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है? चौथा ऑप्शन है हमारा, कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है? तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है, H2 + Cl2 रिवर्सिबल 2HCl। ये अभिक्रिया हमारी शून्य कोटि की होती है, ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती।
5वां क्वेश्चन है एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइड से जब हम एमीन बनाते हैं तो कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? इसका पहला ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, आंसर लेके बैठेंगे तो ही समझ में आएगा, Br2QH। ठीक है, आपको आंसर लेके बैठना है और इसका मैंने सेट नंबर भी डाल दिया है, 347 का WA है, जिससे कि आपको पहचानने में दिक्कत नहीं। अब आपका छठवां क्वेश्चन था इसी ऑप्शन का, कह रहा राइबोफ्लेविन नाम है, राइबोफ्लेविन नाम है। राइबोफ्लेविन जो होता है ये एक विटामिन होता है। क्या होता है भैया? एक विटामिन होता है, और विटामिन का नाम करना है तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम होता है वो आपको बताना है। विटामिन B1 का नाम, ये बी ग्रुप का होता है, तो B1 का नाम थायमिन होता है, और आंसर आपका है विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें देखिएगा कि न्यूमेरिकल्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का न्यूमेरिकल क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा एक ठोस द्रव्यमान में, है ना, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु जो है क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? ठीक है ना? पोटेशियम का अनुभार 39 होता है। तो देखिए, मैं आपको ऑप्शन, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपका पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हम ले लेते हैं क्या कि मानते हैं, ठीक है ना, 1 मोल पोटेशियम, 1 मोल पोटेशियम बराबर कितना होता है? 39 ग्राम के बराबर आएगा। ठीक है ना? 1 मोल पोटेशियम का मतलब हो गया 39 ग्राम्स हो गया, अर्थात, और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 23 एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है मान, है ना? तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब चूंकि 1 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो 1 मोल में हो गई। अब हम 1 मोल में 1 ग्राम में निकालते हैं। चूंकि 1 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या बराबर, तो ये तो 39 ग्राम में इतनी है, तो 1 ग्राम में कितनी होगी? इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 39 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं, इतना ही लिखते हैं। ठीक है, इसलिए क्या लिखते हैं? हमारे सवाल में जो दिया गया है वो 4 ग्राम मात्रा में पूछ रहा है, तो 4 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4 अपॉन 39। ठीक है ना? अपॉन 39। तो अभी इसको हम सॉल्व नहीं करते, सीधे बाद में डायरेक्ट सोल्यूशन निकल आएगा। तो आगे क्या लिखते हैं? क्रिस्टलीय घनी जालक में, अब उसने कहा है कि जो जालक है हमारा वो कैसा है? घनीय जालक है, अंतः केंद्रित है, क्योंकि पोटेशियम कहाँ है? अंतः केंद्र में है, अर्थात BCC जालक है। तो लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय घनीय जालक में परमाणु बराबर 2 होते हैं। BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, इन सब की डिटेल्स आपको थ्योरी में चैप्टर नंबर 1 पे देख लीजिएगा, वहां पर रखा हुआ है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए इकाई सेलों की संख्या बराबर इकाई सेलों की, तो इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4 अपॉन 39 इंटू 2 पर 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना? इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 2 6 का 12 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 39। ठीक है, अब इसमें अगर हम 39 का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.30
इंटू 10 की पावर 23 या फिर 3.088 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये क्लियर हुआ आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा पर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा पर। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो इसमें हम लेते हैं, दिया गया है स्मॉल w की वैल्यू दी गई है 2.5 ग्राम, कैपिटल W बेंजीन में है 100 ग्राम दिया गया है। ठीक है ना, कितना दिया गया है? 100 ग्राम दिया गया है। क्वथनांक में वृद्धि यानी कि डेल्टा टीबी का मान दिया गया है आपका 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड और केबी का मान दिया गया है 2.67। ठीक है, हमसे अणुभार पूछा जा रहा है, तो हमारा फॉर्मूला होता है m बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे केबी का मान है 2.67 इंटू स्मॉल w का मान है 2.5 अपॉन 0.4 इंटू कैपिटल W का मान है 100 ग्राम। एक अंक दशमलव का है, एक अंक दशमलव का है, इधर 2 अंक ज्यादा है 2 बढ़ा देते हैं ना, 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10। इसका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा भाग में आ जाएगा 33 35 13 35 अपॉन 4 दूनी 8, 8 का भाग देंगे तो 166.87। ये हमारा आंसर हो जाएगा, अणुभार आ जाएगा। ठीक है, ये था दूसरे का खा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा। कह रहा निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ईएमएफ की गणना कीजिए। सेल की अभिक्रियाएं आपकी दी गई हैं, उन अभिक्रियाओं के आधार पर कह रहा दी गई सेल में एनोड पर CD का अपचयन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और यह अभिक्रिया कौन सी होगी? आक्सीकारक। पदार्थ का आक्सीकारक है और हो रहा है इसका आक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पर कैथोड में क्या है? Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Ag परमाणु में परिवर्तित है। इस दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें निकालना क्या है? E0 यानी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। ठीक है ना, तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा? E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड पर और मानक इलेक्ट्रोड माइनस मानक इलेक्ट्रोड विभव एनोड पर। कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी हो रही है? Ag प्लस से Ag बन रहा है और एनोड पर अभिक्रिया हो रही है CD प्लस से CD हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे कि कैथोड प्लस का जो मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो है E0, Ag का मान है 0.80 और CD का मान है 0.40। माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 1.30 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के घा। दूसरे के घा पर कह रहा है कि स्कंदन क्या है ना, तो आप बढ़िया सी हेडिंग डालेंगे स्कंदन और ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में इसका आंसर आपका लिखा हुआ है, जो आपके वीडियोस आपके पास आ चुके हैं। इन सब वीडियोस से आप इनके आंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा और थ्योरी आपको हमारे नोट्स या पीछे की वीडियो से देखकर आपको देखना होगा। इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है हार्डी-सुलज़ नियम। हार्डी-सुलज़ नियम ये भी इसी नोट्स में, इसी क्वेश्चन में दूसरे के घा में जुड़ा हुआ है। इसका आंसर भी आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर के पास में आपको इस दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका दूसरा कंप्लीट हो जाता है और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के का। ठीक है, ये न्यूमेरिकल से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो दिया गया है वो है, कह रहा है H2SO4 का
एक नमूना 94% यानी भारानुसार है, W/V का मतलब हो गया भारानुसार है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। तो लिख सकते हैं क्या कि चूंकि हम लोग परसेंटेज कितने में निकालते हैं 100 में, परसेंटेज कितने में निकालेंगे 100 में, और यहाँ पे 94% का मतलब हुआ 100 ml में से, ठीक है ना। 100 ml में से H2SO4 का भार बराबर हो गया 94 ग्राम, यानी 100 ml में 94 ग्राम क्या छुपा हुआ है आपका। तो यहां लिख सकते हैं अतः क्या, इसलिए नमूने में, ठीक है ना, 100 ml तो लिख देते हैं 100 ml नमूने में, ठीक है, का भार बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। सूत्र होता है आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। आयतन हमारा कितना है 100 ml लिया गया है, घनत्व हमारा सवाल में दिया गया है 1.84 क्वेश्चन में दिया गया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 184 ग्राम आ जाएगा नमूने की मात्रा, ठीक है। अब टोटल मात्रा हमारी यानी विलयन की जो टोटल मात्रा है 184 ग्राम है, और उसमें से विलेय जो है वो 94 ग्राम है। तो हम निकाल लेते हैं विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा 184 माइनस 94 इक्वल टू 4 में से 4 गए 0 और 18 में से 9 गए 90 ग्राम विलायक आ जाएगा, ठीक है ना, 90 ग्राम। अब हमें दोनों चीजें मिल गई हैं। मोललता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है। सबकी वैल्यू रख देते हैं। स्मॉल w का मान दिया गया है तीसरे के का में है, ठीक है, 94 ये निकला है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m। H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 का आधार होता है 98 इंटू कैपिटल W आपका निकला है 90। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, इसको काटेंगे 2 चौको 8, 2 नेम 18, है ना। एक 0 से हमारा 0 कट जाएगा और तो कोई चीज़ कटेगी नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 4700 बटे 49 आ जाएगा। 49 का अगर हम 49 गुणे 9 है तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 36 और 9 ने 81, 9 ने 81 की 1 और 9 चौको 36, 36 और 8 44, 36 और 8 44, 441 हो जाएगा। अब हम 441 का अगर भाग देते हैं तो यह आ जाएगा 10.65 मोल पर के, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये हमारा तीसरे के का आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो खा है वो आपके सिलेबस से हटा हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस है, यानी इस साल जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन था फैराडे के वैद्युत वर्णन संबंधी नियम देना है, जो कि दोनों नियम यानी फैराडे के नियम जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है तीसरे का गा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का गा। इसमें गा में फर्स्ट दिया गया है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में, इसका आंसर आपको दिया जा चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका सेकंड है ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, कट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घा, तीसरे का घा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का घा। घा में फर्स्ट दिया गया है, कह रहा अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो नंबर 1 प्रमुख विशेषता ये है
कि इनके बाह्य कोश का विन्यास NH2NP6 होता है, अर्थात बाह्य कोश पूर्ण भरी होती है। नंबर 2, दूसरी विशेषता होगी बाह्य कोश इनकी पूर्ण रूप से भरी होती है, अर्थात बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर 2, ये रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसा लिख देते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। इस तरह से आयनन विभव इनका बहुत अधिक होता है, विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। इसी कह रहा है हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है। हीलियम, इसी का ये तीसरे का घा का फर्स्ट था, है ना, घा का फर्स्ट था, जिसमें इसकी पहली विशेषता और ये दूसरी विशेषता थी। इसमें कह रहा है हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है। हीलियम का प्रमुख स्रोत क्लीवाइट खनिज। हीलियम का प्रमुख स्रोत क्लीवाइट खनिज है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4 का काम। क्वेश्चन नंबर 4 के काम में है डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं अनुचुंबकीय लक्षण। पहली हेडिंग हमारी होती है अनुचुंबकीय लक्षण, ये हमारी पहली हेडिंग बनती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य ड्यूब कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बाह्य कोश के ड्यूब कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए यह अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब कुछ इसका दूसरा लक्षण जो है परिवर्ती संयोजकता, तो हेडिंग डालेंगे परिवर्ती संयोजकता। ठीक है ना। अगर हम इसकी परिवर्ती संयोजकता के बारे में देखें तो देख सकते हैं क्या कि डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2N-1D 1 से 10 होता है। ठीक है ना। 1 - D NH2N-1D 1 से 10 होता है, अर्थात NS व N-1D दोनों उपकोशों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता
प्रदर्शित करते हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में आगे इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो इसका चौथे के का फर्स्ट हो गया, जिसका ए नंबर है, इसका नंबर बी है। तो ये था आपका परिवर्ती संयोजकता के बारे में। चौथे के का फर्स्ट पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट है लेंथेनाइट संकुचन। क्वेश्चन कह रहा है लेंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा, तो आप इसकी थ्योरी वहां से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है, तो अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 4 का खा, ठीक है ना। 4 के खा में कह रहा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का खा कह रहा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बल एमीन तथा डाइएजोटीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल आपसे रासायनिक समीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन है हमारी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन का निर्माण। यह हमारी हेडिंग हो जाएगी, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन का निर्माण। और इसका अब हम निर्माण करते हैं। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यानी कि SO3H, ये होता है हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसकी क्रिया करवाते हैं NaOH, ठीक है ना। किससे, तो ये बन जाएगा SO3Na, ठीक है। इसकी पुनः NaOH से अभिक्रिया करवाते हैं तो फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, OH मिलेगा हमें, यानी कि फिनॉल बन जाता है। फिनॉल की अगर हम जिंक चूर्ण से अभिक्रिया करवाते हैं Zn के साथ में, Zn चूर्ण से, तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और बेंजीन का हम नाइट्रीकरण करवा देते हैं, ठीक है ना। HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण करवाते हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, यानी कि NO2 नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। और अब इसका हम अपचयन SN व HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एनिलीन ऑब्टेन हो जाता है। ये एनिलीन हमें प्राप्त हुआ, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है। ये पहली कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है, 1 नंबर का टॉपिक सॉल्व हो जाता है। नंबर 2 पर है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है ना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसकी, एनिलीन के साथ अगर हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया दिखाते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा NH2 प्लस कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस 3KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनेगा क्या, आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि फेनिल आइसोसाइनाइड NC बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। प्लस इतना भाग निकल जाता है 3KCl प्लस 3H2। ये हमारी क्या प्राप्त हो गई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट, थर्ड टॉपिक में। इसी चौथे का खा ही है अभी, इसमें 3 अभिक्रियाएं पूछी जा रही हैं, 2 हमने आपको बता दी। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो ये है, क्या कह रहा है, डाइएजोटीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखना है ना।
तो डाईएजोटीकरण मतलब होता है डाईएजोनियम क्लोराइड बनना, किससे? एनिलीन से, NH2, ठीक है ना, ये हमारा एनिलीन है और इसकी NaNO2 HCl के साथ अब क्रिया करवाते हैं तो हमारा बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यहां पर डाल देंगे एजोटीकरण, डाईएजोटीकरण, थर्ड कंडीशन है ना, और ये बन जाएगा N2+Cl- यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, प्लस आपका नहीं, इसका पुनः जल अपघटन करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं HOH, तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है, ये फिनॉल बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो खा था वो आपका सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो गा दिया हुआ है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, और क्वेश्चन नंबर 4 का घा जो है वो भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के का में, तो इसको हम साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के का में कह रहा है प्रथम कोड की अपक्रिया के 4 अभिलक्षण लिखिए। प्रथम कोड की अपक्रिया के 4 अभिलक्षण लिखना है, यानी प्रथम कोड की अपक्रिया के 4 अभिलक्षण लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 के का में। तो पहला है नंबर 1, यह है अभिक्रिया, यह है अभिक्रिया सदैव निम्न समीकरण, यह क्रिया सदैव निम्न समीकरण का पालन करती है, ठीक है ना। यह क्रिया सदैव निम्न समीकरण का पालन करती है। तो क्या है पहला कि यह क्रिया सदैव निम्न समीकरण का पालन करती है, k बराबर 2.303/t log a/a-x। प्रथम कोड की अपक्रिया सदैव इस समीकरण का पालन करती है, ठीक है। नंबर 2, इस अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अगला नंबर है नंबर 3 है, इस अपक्रिया में इस अपक्रिया में वेग इस अपक्रिया में वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड तथा वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड होता है। वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड होता है। वेग का मात्रक ये होता है और वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स होता है। नंबर 4, ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती, ठीक है ना। ये अपक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो ये था आपका प्रथम कोड की अपक्रिया के 4 अभिलक्षण। अब हमारा जो था, किसी कह रहा था
कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया, इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, यानी कि टी हाफ बराबर 60 मिनट है। और अपक्रिया का 90% यानी x बराबर 90% ले लेंगे, a इक्वल टू आपका 100% हो जाएगा, a माइनस एक्स आपका 100 माइनस 10 90 इक्वल टू 10% आएगा। तो हम लगाएंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, इसमें t की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कितने समय में 90% विकटित हो जाएगी, लॉग a बटे a माइनस एक्स। k का एक फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 2.303 अपॉन टी लॉग 100 बटे a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ का मान है 60 मिनट, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10, ठीक है। तो 0.693 अपॉन 60 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 का मान 1 हो जाता है। पक्षांतर करेंगे तो t बराबर आ जाएगा 2.303 इंटू 60 अपॉन 0.693, दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 138.18 अपॉन 693, ठीक है ना, अपॉन 693। तो एक सेकेंड, तो ये हमने आपको दशमलव लगाया, यहाँ दशमलव नहीं होगा, ये आएगा 138.18। अब अगर हम इसका भाग देंगे तो 199.39 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा चौथे के का आधा पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं पांचवें के, अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 का खा है वो आउट ऑफ सिलेबस है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के गा पर। इसमें कह रहा है लिगेंड क्या है, इनके प्रकार, एक दंती द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। ये सब आपको मिल जाएगा कहाँ पर, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 पर इनके आंसर मिलेंगे सब, वहां से कर लीजिएगा। और इसी का जो एक पार्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। पहला दिया हुआ है FeH2O का होल 6 Cl5 दिया हुआ है, Cl5 नहीं होगा, यहाँ पर होगा Cl2। तो इसका नाम जो बनेगा वो IUPAC नाम बराबर हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड क्लोराइड, ये इसका नाम आ जाएगा, ठीक है ना, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड क्लोराइड। दूसरा आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो होगा K4FeCN का होल 6। तो इसका IUPAC नाम, IP चूंकि पहले है तो नाम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फरेट सेकेंड। देखिए IUPAC मैंने इसमें यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। आपको अगर डिटेल से पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 5, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 9 के वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा और आपका आसानी से IUPAC सीखना आ जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर है यानी कि 5 का घा कह रहा है हेलो एल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए, है ना। तो जिसमें पहली हेडिंग है हाइड्रोकार्बन से, है ना, पहली हेडिंग है हाइड्रोकार्बन से। अगर हम हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण करवाते हैं, हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है CH3Cl प्लस HCl, ये हमारा हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है, एक सामान्य विधि हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी विधि है एल्कोहल से। अगर हम किसी एल्कोहल की क्रिया जैसे कि ROH ले लेते हैं, एक कॉमन रिएक्शन लेते हैं, ठीक है ना, एल्कोहल से
अगर हम ROH की क्रिया किसी हैलोजन अम्ल जैसे कि HCl है, HBr से अब क्रिया करवाते हैं तो देखिए इतना भाग निकल जाता है, बनता क्या है RH प्लस H2। फॉर एग्जाम्पल मान लो CH3OH प्लस HCl ले लिया तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस H2, ये हमारा बन जाएगा। तो ये हो गई हैलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियां। अब इसी में क्या कह रहा है कि अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न यानी हैलो एल्केन की निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं दीजिए। तो नंबर 1 पर होगा KOH से क्रिया, वो भी एल्कोहल ही KOH से क्रिया करवानी है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया RCH2CH2X, ये एक हैलो एल्केन है ना। हैलो एल्केन की क्रिया हम किससे करवाते हैं KOH से, वो भी कैसा सोल्यूशन है एल्कोहलीय सोल्यूशन है। ALC डॉट लिख देने से एल्कोहलीय सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एल्कीन प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त होता है एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका KX निकलेगा, KX प्लस आपका H2O निकलेगा, ठीक है। ये पहली अब क्रिया हो गई। और दूसरी है AgCN से क्रिया, AgCN से क्रिया करानी है दूसरी में। तो जब हम इसकी AgCN से क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है आइसोसाइनाइड मिलता है, जैसे कि RX प्लस AgCN। तो इतना भाग तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना, इतना भाग हमारा निकल जाएगा और बनेगा क्या यहाँ पे R डबल बॉन्ड नहीं R सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड C, ये RNC आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और प्लस आपका AgX ये आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्राथमिक कह रहा प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन की रासायनिक समीकरण लिखिए। साथ ही एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए और एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी दीजिए। देखिए अनसोल्ड पेपर आपको लेके बैठना होगा, अनसोल्ड पेपर लेके नहीं बैठेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं, प्राथमिक एमीन से हमें बनाना है एल्कोहल बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है प्राथमिक एमीन से एल्कोहल। तो देखिए प्राथमिक एमीन के लिए क्या होता है NaNO2 प्लस HCl से अगर हम एक अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस HNO2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो जाता है। फिर किसी भी प्राथमिक एमीन यानी कि CH3CH2 NH2 ले लिया है ना प्लस HNO2, ये जो HNO2 प्राप्त हुआ था इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं प्राइमरी एमीन से प्राथमिक एमीन से, तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है यानी कि CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2O, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। दूसरी हेडिंग है इसी क्वेश्चन में कह रहा है एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन है मेरे पास, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इसका करवा देते हैं जल अपघटन। क्या करवाते हैं जल अपघटन, वो भी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये बना देगा CH3CH2OH। ये प्राथमिक एल्कोहल बनाने की दो विधियां हो जाती हैं। आगे कह रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड तीसरी कंडीशन यानी कि अभिक्रियाएं, तो लिख सकते हैं यहां पे पहला एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है ना। तो देखिए एथिल एसिटिल क्लोराइड की अगर हम क्रिया करवा देते हैं तो क्या बनता है कि CH3COCl प्लस HOC2H5, इसको हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। उल्टा लिखने का सिर्फ एक मात्र कारण है कि ये अब क्रिया में HCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3COOC2H5 एस्टर बनता है प्लस HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर उसने दूसरा पॉइंट कहा है एसिटिक अम्ल से क्रिया करवानी है।
यानी कि CH3COOH प्लस HOC2H5 अगर लिख देते हैं तो इतना भाग हमारा निकल जाता है। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COOC2H5 प्लस H2O। और इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है एथिल अल्कोहल के उपयोग, जो कि आपको चैप्टर नंबर 11 में एथेनॉल टॉपिक से या एथिल अल्कोहल टॉपिक से मिल जाएंगे। छठवें के का अथवा देखेंगे। पहली पॉइंट में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन लिखिए, फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए, साथ ही HNO3 और जिंक चूर्ण के साथ इसकी अभिक्रियाएं लिखिए। तो हम क्लोरोबेंजीन से पहले फिनॉल बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl प्लस HON। जल अपघटन करवाते हैं उच्च ताप पर तो देखिए इतना भाग निकल जाता है हमारा, बन जाएगा C6H5OH। ये हमारा फिनॉल है प्लस HCl हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बात कह रहा एनिलीन से फिनॉल बनाना है, एनिलीन से तो C6H5NH2 ये हमारी एनिलीन हो जाती है। क्या हो गई? एनिलीन हो जाती है। और इसका हम अभिक्रिया NaNO2/HCl से करवाते हैं तो C6H5N2 प्लस Cl माइनस यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका क्या करवाना है? जल अपघटन करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं तो बन जाता है C6H5OH। ये हमें फिनॉल चाहिए था, फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में कह रहा है फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो फिनॉल का अम्लीय लक्षण आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पर? चैप्टर नंबर 11 से सॉल्व कर लेंगे। और इसकी HNO3 से क्रिया करवानी है। तो देखिए अगर हम इसका HNO3 से क्रिया करवाते हैं तो इस क्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? फिनॉल OH और यहाँ पर 3HNO3 एरोमार्क कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट है ना CO डॉट। तो ये बन जाएगा क्या? ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है OH NO2 प्लस 3H2, ठीक है। फिर अगर हम इसकी जिंक चूर्ण से अभिक्रिया करवाते हैं तो C6H5 ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका शॉर्ट में नाम है TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। C6H5OH प्लस Zn के साथ अभिक्रिया करवाते हैं जिंक चूर्ण के साथ तो बेंजीन प्राप्त होता है C6H6 प्लस ZnO, बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का खा कह रहा है कि क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है ना। एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, कोई एक एल्डिहाइड हो सकता है जो अभिक्रिया करता है। तो नंबर 1 पर टॉलेन अभिकर्मक। तो पहले तो हम ले लेते हैं एक एल्डिहाइड RCHO हमने ले लिया, ये हमारा एल्डिहाइड है। टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O, ठीक है ना। Ag2O से क्रिया करता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है RCOOH, एस्टिक अम्ल बनता है, ठीक है ना, अम्ल बनता है। और प्लस 2Ag यानी कि रजत दर्पण प्राप्त होता है। आपने लिखा रजत दर्पण बनता है, ठीक है ना। ये आपका रजत दर्पण प्राप्त हो जाता है, ओके। ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अगर कोई एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो रजत दर्पण देता है। दूसरी बात कह रहा है HCN से अभिक्रिया। तो अगर हम इसको RHC डबल बॉन्ड O प्लस HCN से अभिक्रिया करवाएंगे तो योगात्मक यौगिक के रूप में साइनोहाइड्रिन बनाएगा, COH और Cl। ये बनता है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। ये बन जाता है साइनोहाइड्रिन। अगर हम इसकी क्रिया RHC डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3 से करवाते हैं तो योगात्मक उत्पाद देता है। कह रहा है योगात्मक यानी जुड़ा हुआ संगत यौगिक देता है। तो बनेगा क्या? RHCOH और SO3Na, ठीक है ना, SO3Na। नाम है एल्डिहाइड सोडियम
बाई सल्फाइड, एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। RMgX से क्रिया करवाते हैं किसी भी एल्डिहाइड की, तो हम RMgX से अब क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी इस एल्डिहाइड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्लस RMgX एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है जिसमें R समूह ऋणात्मक होता है और Mg जो है हमारा धनात्मक होता है। ये यहाँ पर से अटैक करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, अटैक करेगा और बना क्या देगा, यहाँ पर हो जाएगा RCROMgX सिंगल बॉन्ड H, ये प्राप्त हो, यानी क्या हुआ, योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। अब चूंकि हमारे पास 2 R है तो इसको अगर हम डैश मान लें तो यहाँ पर R डैश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस इसका हम करवा देते हैं जल अपघटन, क्या करवाते हैं, जल अपघटन H2O, ये वाली क्रिया ऊपर है और H2O से करवाते हैं तो क्या बनता है, R सिंगल बॉन्ड C R डैश H, ठीक है, और ये प्राप्त हो जाएगा OH, ये प्राप्त होता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। और फेलिंग विलयन के साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं तो RCHO प्लस 2CuO से अब क्रिया करवाते हैं तो बनेगा RCOOH प्लस Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका छठवें का खा का पहला पार्ट पूरा होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर छठवें के खा का अथवा में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है छठवें के खा का अथवा क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अब क्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला ROH से क्रिया है, दूसरा अमोनिया से है, तीसरा PCl5 से है, चौथा NaOH है और पांचवा दे रहा है लाल फास्फोरस तथा H2O की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो आइए इनकी अब क्रियाएं क्या बनती हैं देखते हैं। ROH से कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करेगा, यानी कि RCOOH लिख दिया हमने, RCOOH से, ठीक है। तो जब RCOOH से लिया और इस एल्कोहल को हम लिख देते हैं थोड़ा सा HOR, ROH को थोड़ा सा उल्टा कर दिया, उल्टा करने से ये होगा, ये भाग हमारा निकल जाएगा और बनेगा RCOOR एस्टर बन जाता है, ठीक है ना, प्लस आपका H2O प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है NH3 से क्रिया कराएंगे, RCOOH प्लस NH3 से, अमोनिया से अगर हम क्रिया करवाते हैं तो RCOONH4 अमोनियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगर इस अभिक्रिया को हम आगे बढ़ाएं यानी गर्म कर दें तो RCONH2 प्लस यानी एसीटामाइड बन जाएगा, क्या बनेगा, एसीटामाइड बन जाएगा, RCONH2 बन जाता है प्लस H2O हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 पर PCl5 है, PCl5 बहुत जानी मानी रिएक्शन है, अगर हम इसकी PCl5 से अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। NaOH से क्रिया करवाएंगे तो RCOOH प्लस NaOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कोई प्रॉपर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं दिया, कॉमन नहीं दिया है, कॉमन नेम है, तो इसको आप क्रिया करवाएंगे तो बनेगा RCOONA प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर हम क्रिया करवाते हैं RCH2, मान लो हमने कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है ना, रेड फास्फोरस और X2 यानी कि हैलोजन से क्रिया करवाते हैं तो वो भी किसकी, H2O की उपस्थिति में, है ना, जल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो R सिंगल बॉन्ड CHX COOH प्लस HX प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा छठवें के खा का अथवा पांचों रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से आपके क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 के का फर्स्ट जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, और इसका जो सेकंड दिया है तारपीन के, कह रहा फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए तारपीन, वैसे ये भी आपका हटा ही समझो, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन हम करा दे रहे हैं। तारपीन का तेल का सूत्र होता है C10H60, ये तारपीन के तेल का सूत्र होता है। और इसकी फेरस सल्फेट के साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिए 2FeSO4 सर्वप्रथम क्लोरीन के साथ अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट अब क्रिया करता है तो ये बनाता है फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2HCl बनता है, ठीक है ना। फिर आपका जो 2HCl है, ठीक, ये किस तरह से क्रिया करता है, C10H16 प्लस Cl2 से अगर आप क्रिया करवाते हैं तो ये आपका बनता है 8Cl2 लेते हैं, 8Cl2 लेते हैं तो ये होता है 16HCl प्लस 10C कार्बन, ये आपकी तारपीन की तेल का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के का अथवा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछ रहा है, जो आपका आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के खा का देखते हैं, जो कि अंतिम पॉइंट आ गया है, तो इसको हम साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का खा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा जो है आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेगी, शुरू में ही मिल जाएगी। और आगे कह रहा है ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, CHO समूह और CO समूह के होने की पुष्टि हेतु एक एक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं CHO हमारा ग्लूकोज है, CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है ना। 5 OH समूह की उपस्थिति की अभिक्रिया देना है तो हम PCl5 से 5 PCl5 ले लेते हैं, यानी PCl5 से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CHO CH Cl का होल 4 CH2Cl प्लस 5POCl3 प्लस 5HCl, ये होता है, ठीक है ना। CHCl का होल 4 CH2Cl प्लस 5POCl3 प्लस 5HCl, ये बनती है। इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है, ठीक है ना। अगली हमें देना है CHO समूह की अभिक्रिया, तो CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है। इसको हम लेते हैं कहाँ से, इसकी क्रिया हम करवा देते हैं, मान लो हाइड्रोजन से करवाते हैं, NH2, ठीक है। हाइड्रोजन से अगर क्रिया करवाते हैं तो क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड NH2, CHOH का होल 4 CH2OH प्लस H2O होगा। ये हमारी अभिक्रिया एल्डिहाइड समूह को रिप्रेजेंट करती है कि ये यहाँ पर यानी ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। आगे कीटोन समूह की अभिक्रिया लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिएगा C, इसको जो खोलते हैं तो क्या संरचना बनती है, देखिएगा HC डबल बॉन्ड लो CHO नहीं CHOH का होल 4 CH2OH, है ना। CHOH का होल 4 CH2OH, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम किसकी, मान लो HCl की अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की, तो क्या प्राप्त होगा, COH और Cl प्लस CHOH का होल 4 CH2OH। ये अभिक्रिया 5 OH समूह को प्रदर्शित करती है, ये CHO समूह को प्रदर्शित करती है और ये CO समूह को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। इसी के साथ में लिखा हुआ ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर, ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर, जो कि स्टार लगा हुआ है, आपका आउट ऑफ सिलेबस है, यानी हट चुका है ये। और इसी के साथ में अब इसको हम साफ करें और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
7 के खा का अथवा, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखना है ये आपको सब मिलेगा। एमिनो अम्ल, पहली हेडिंग आपको डालना है एमिनो अम्ल, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल लिखने हैं। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की परिभाषा आपको लिखनी है, प्रोटीन के बारे में लिखना है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत आपको लिखने हैं, ठीक है। हेडिंग डालते जाएंगे। शरीर में कार्य यानी प्रोटीन के कार्य या इन्हीं को हम महत्व कहते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। कम से कम 4 पॉइंट देने होंगे आपको। और फिर हेडिंग डालना है आपको प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। इन सब के आंसर आपको चैप्टर नंबर 14 जैव अणु में सीरियल से आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स में, और बढ़िया कायदे से करेंगे। इस तरह से आपका ये सेट 2020 का पहला सेट आपका कंप्लीट होता है। और आप ध्यान से देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक विनम्र निवेदन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।